बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, और आज जो हमारा टॉपिक है वो आपने MA1 MA2 F2 तीनों पेपर्स के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जहाँ पे हम मटेरियल को मैनेज कर रहे होते हैं तो मटेरियल के साथ साथ जो दूसरी मेजर हमारी कॉस्ट होती है वो होती है लेबर। और जहाँ पे सर्विस इंडस्ट्री आ जाए वहाँ पे मटेरियल तो नहीं होगा, वहाँ पे ज़्यादा जो कॉस्ट होगी वो लेबर की होगी। तो लेबर के साथ ज़्यादा जो डील कर रहा है जो डिपार्टमेंट, उसे हम कह रहे हैं पेरोल डिपार्टमेंट। पेरोल डिपार्टमेंट क्या काम करता है? वो इन्वॉल्व होता है जब से इनपुट हम करते हैं, मतलब लेबर के इनपुट से लेके जब तक फिनिश गुड में प्रोडक्ट ट्रांसफ़र नहीं हो जाती, तो जितनी भी लेबर इन्वॉल्व है उसकी जितनी भी कैलकुलेशन है या जो भी उसका एनालिसिस है वो किसने करना है? पेरोल डिपार्टमेंट ने करना है। तो मैंने कुछ मेजर आपके सामने फंक्शंस लिख दिए कि पेरोल डिपार्टमेंट का क्या फ़ंक्शन है। प्रिपरेशन ऑफ पेरोल्स, जिसके अंदर ग्रॉस वेजेस कैलकुलेट करना। कहाँ से? टाइम या एक्टिविटी रिकॉर्ड से वो क्या करेंगे? टाइम रिकॉर्ड से या एक्टिविटी रिकॉर्ड से ग्रॉस वेजेस, जिस तरह आपको पता है ग्रॉस वेजेस से हम क्या करते हैं? डिडक्शंस लेस करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाती है? नेट पे। तो नेट पे कैलकुलेट करना, ग्रॉस पे कैलकुलेट करना, एनालिसिस करना, डायरेक्ट लेबर क्या है, इनडायरेक्ट लेबर क्या है, और हमें क्या कैश चाहिए उन वेजेस को पे करने के लिए लेबर को। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी आपको पता है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। डायरेक्ट मटेरियल जिस तरह हमने पढ़ा था जो एक यूनिट के लिए आइडेंटिफाइबल हो, इसी तरह डायरेक्ट लेबर जो एक यूनिट के लिए हमारी डायरेक्ट कॉस्ट लग रही है उसे हम डायरेक्ट लेबर कहेंगे। ये जो डायरेक्टली वो एक्सपेंस, वो उस लेबर का एक्सपेंस जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है प्रोडक्शन के अंदर। आगे चल के हम इसे और तफसील से पढ़ेंगे। तो ये तो हमने बात कर ली पेरोल डिपार्टमेंट और पेरोल के फंक्शंस की। अब दो बेसिक अप्रोचेस हैं फॉर रेमुनरेशन। जब हम वेजेस सैलरीज कैलकुलेट करते हैं उसकी दो बेसिक अप्रोचेस हैं। वन इज़ टाइम रिलेटेड एंड नंबर टू इज़ आउटपुट रिलेटेड। देखिए, जिस तरह आपको मंथ के बाद सैलरी मिल जाती है तो वो क्या है? टाइम रिलेटेड। अब मेथड फॉर रिकॉर्डिंग लेंथ ऑफ टाइम आप कैसे देखते हैं? टाइम शीट्स, टाइम कार्ड्स, क्लॉक कार्ड्स, गेट कार्ड्स, जो क्या बता रहे होते हैं? टाइम ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर फ्रॉम द फैक्ट्री। कि आप 10 घंटे के लिए आए, चले गए, इस टाइम आए, इस टाइम चले गए। जॉब शीट्स जो कि टास्क रिलेटेड होती हैं, ये सर्विस इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ होती हैं। टास्क रिलेटेड एक्टिविटी, टाइम रिकॉर्ड, इसे हम पीस वर्क टिकट्स भी कहते हैं। अच्छा, पीस वर्क टिकट्स, बल्कि मुझे याद है MA2 के एक एग्ज़ाम के अंदर उसने एग्ज़ामिनर ने ये पूछा हुआ था कि हम जो लेबर का जो हमें सैलरी फाइंड करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स या सैलरी कैलकुलेट करने के लिए, तो उसमें पीस और टिकट्स लिखा हुआ था। यस, ऑपरेटिंग चार्ट्स। तो ये सारी क्या है? टाइम रिलेटेड। ये क्या है? टाइम रिलेटेड एक्टिविटी है। और टाइम शीट्स क्या हैं? ये पीरियड रिलेटेड है। टाइम शीट्स पीरियड रिलेटेड है, ये टास्क रिलेटेड है, और टाइम कार्ड टाइम ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर फ्रॉम द फैक्ट्री। ठीक है। अब आउटपुट रिलेटेड सिस्टम क्या होता है? जिसमें आपके पास पीस वर्क होता है कि जितने यूनिट्स बनाओगे उसके मुताबिक आपको सैलरी मिलेगी। अब पीस वर्क फ्लैट रेट भी हो सकता है, मतलब आप उस हर किसी को एक ही रेट पे कर रहे हैं, जितने मर्जी यूनिट बनाए। आप 100 यूनिट्स बनाए, 200 बनाए, 500 बनाए, 1000 बनाए, सबका एक फ्लैट रेट। और दूसरा जो हमारा रेट होता है उसे हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल पीस वर्क। डिफरेंशियल पीस वर्क में जैसे जैसे हो सकता है हम ये कह दें 1 to 100 $2, $3, 200 above $4।
और यहाँ पे हम कह रहे हैं फ्लैट रेट 2.5 पर यूनिट। अब इसी में हम मिनिमम गारंटी वेज का भी कंसेप्ट लेके आते हैं। जब हम पीस वर्क देते हैं ना, तो पीस वर्क में हम जो हमारा लेबर होता है उसको हम एक सिक्योरिटी दे देते हैं। हम कहते हैं उसे सिक्योर करने के लिए, ठीक है अगर तुम्हारे से किसी वजह से कम यूनिट बने, मटेरियल ना हुआ या कोई भी ऐसी वजह हुई, तुम्हें हम डेली मिनिमम इतना देंगे ही देंगे। तो अगर लेट्स सपोज हमने मिनिमम वेज उसे $100 कही हुई थी और एक दिन की उसकी वेज $80 बन रही है, तो हमारे लिए वो 80 नहीं, वो हमारा क्या होगा, $100 का ही एक्सपेंस होगा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पेरोल डिपार्टमेंट का पढ़ा, टाइम रिलेटेड सिस्टम देखा। टाइम रिलेटेड क्या है, टाइम रिकॉर्ड्स हैं और एक्टिविटी। टाइम रिकॉर्ड्स होते हैं जिसमें टास्क रिलेटेड हमने कहा था जॉब शीट्स होती हैं, पीरियड रिलेटेड टाइम शीट्स होती हैं, और क्लॉक कार्ड्स या गेट कार्ड्स जो इन आउट हमें बता रहे होते हैं। फिर हमने कहा था आउटपुट रिलेटेड में क्या आएगा, आउटपुट रिलेटेड में पीस वर्क है, स्टेट पीस वर्क है जिसमें फ्लैट रेट होगा, डिफरेंशियल में डिफरेंट, जैसे जैसे ये किस लिए बनाया जाता है, हम इनकरेज करते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हो। अच्छा, फिर इसके बाद हमने बात की डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर क्या है, डायरेक्ट लेबर जो भी बेसिक पे है ऑफ डायरेक्ट वर्कर्स, जो हमारे किस में भी आती है, प्राइम कॉस्ट का भी हिस्सा बनती है। ऑल डायरेक्ट कॉस्ट आर प्राइम कॉस्ट। इनडायरेक्ट लेबर क्या है, बेसिक पे ऑफ इनडायरेक्ट वर्कर्स आर इनडायरेक्ट, बेसिक पे ऑफ डायरेक्ट वर्कर्स आर डायरेक्ट। बोनस, बेनिफिट कंट्रीब्यूशन, आइडल टाइम, अब वो फ्री है, आप पैसे तो दे रहे हैं बट वो हमारे लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सिक पे है। अच्छा, अब देखो टाइम स्पेंड बाय डायरेक्ट वर्कर्स, वर्कर कौन है, डायरेक्ट, बट वो काम क्या कर रहे हैं, डूइंग इनडायरेक्ट जॉब्स, क्लीनिंग, रिपेयरिंग, ये इनडायरेक्ट जॉब्स हैं। तो ये भी हमारे लिए, ये जो हम इस टाइम का उन्हें पैसे देंगे वो बेशक डायरेक्ट वर्कर्स हैं, बट ये इसकी कॉस्ट जो है ये क्या कहलाएगी, इनडायरेक्ट कहलाएगी। इसी तरह फिर ओवर टाइम को देखें, ओवर टाइम जो बेसिक होता है वो डायरेक्ट होता है। ओवर टाइम जो प्रीमियम होता है, जो हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, एक्स्ट्रा में देखें एक नॉर्मल केस है, हमने नॉर्मली अपनी डिमांड को मीट करने के लिए हमने ओवर टाइम काम किया, तो वो जो ओवर टाइम है वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा इनडायरेक्ट होगा। स्पेशल रिक्वेस्ट है कस्टमर की, उसकी वजह से जो हमने प्रीमियम दिया, अब वो प्रीमियम डायरेक्ट है क्योंकि हम वो प्रीमियम किसको चार्ज करेंगे, कस्टमर को चार्ज करेंगे। इसी तरह अगर नाइट शिफ्ट हो, शिफ्ट अलाउंस मिल रहा हो तो, या प्रीमियम मिल रहा हो, वो भी क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा। अच्छा, अब है जी अकाउंटिंग फॉर लेबर। हम लेबर की अकाउंटिंग कैसे करते हैं, तो याद रखें कि लेबर अकाउंट इज डेबिटेड विद द लेबर कॉस्ट इनकर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। द टोटल लेबर कॉस्ट को हम क्या करते हैं, फिर उसको हम एनालाइज करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। तो जब हम लेबर को जितने भी पैसे दे रहे हैं, डेबिट लेबर अकाउंट, क्रेडिट कैश, मैंने इसके साथ 1 लिख दिया कि जो भी हम पैसे लेबर को देते हैं तो क्रेडिट क्या कर देंगे, कैश, डेबिट किसे कर देंगे, लेबर को। फिर हम इसको एनालाइज करते हैं, एनालाइज किस में करेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट लेबर के साथ हम क्या करेंगे, डेबिट वर्क इन प्रोग्रेस, क्रेडिट लेबर अकाउंट। इनडायरेक्ट को हम क्या करेंगे, ओवरहेड्स, क्रेडिट लेबर अकाउंट। ठीक है जी। और फिर इस वर्क इन प्रोसेस से जब फिनिश गुड्स में जाता है तो हम फिर क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देंगे वर्क इन प्रोसेस को, डेबिट फिनिश गुड्स को कर देंगे। तो ये बात समझ आ गई आपको, जितना भी हमारा लेबर है
लेबर को हम सबसे पहले क्या करते हैं, डेबिट लेबर अकाउंट, क्रेडिट कैश। देन जो डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट हम कहाँ पे लेके जाएंगे, वर्क इन प्रोग्रेस में, डेबिट वर्क इन प्रोग्रेस, क्रेडिट लेबर अकाउंट, और डेबिट प्रोडक्शन ओवरहेड्स, क्रेडिट। ये क्यों है, ओवरहेड्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दिस इज इनडायरेक्ट कॉस्ट एंड दिस इज डायरेक्ट, दिस इज टोटल। तो हमने टोटल को स्प्लिट कर दिया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। फिर नेक्स्ट है जी लेबर टर्नओवर। पहले तो समझें ये कंसेप्ट क्या है, लेबर टर्नओवर क्या होता है। अगर एक कंपनी की लेबर टर्नओवर ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, उसके एम्प्लॉय से ज़्यादा छोड़ के जा रहे हैं, टर्नओवर हाई है। तो अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ लीवर्स हु रिक्वायर रिप्लेसमेंट, वो लोग जो छोड़ के गए हैं और उनके हमें रिप्लेसमेंट भी चाहिए, डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। एवरेज कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टार्ट ऑफ द ईयर में जो एम्प्लॉयज़ थे प्लस क्लोजिंग जो एंड पे एम्प्लॉयज़ हैं डिवाइडेड बाय 2, तो वो आ गई एवरेज। और जिन एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट आपने क्या किया है, जिनको रिप्लेस किया है, उन नंबर ऑफ लीवर्स हु रिक्वायर रिप्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इंटू 100। मुझे एक सवाल याद आ रहा है एग्जामिनर का, उसने कहा था स्टार्ट में एम्प्लॉयज़ हैं 3000, 1000 आपने न्यू एम्प्लॉय किए, जो पुराने 600 छोड़ के गए हैं उनमें से उनको आपने कितने रिक्वायर किए, 1000। तो अब उसने और कोई डाटा नहीं बताया था और कहा था लेबर टर्नओवर निकालो। तो इधर देखें, हमारे पास ओपनिंग था 3000, न्यू हमने एक्वायर किया 1000, छोड़ के गया 600, तो क्लोजिंग कितने 3400, ओपनिंग कितने थे 3000। तो एवरेज कैसे निकल आई, 3000 जमा 3400 डिवाइडेड बाय 2, इट्स 3200। तो ये हमारे पास क्या आ गए 3200। और नंबर ऑफ लीवर हु रिक्वायर रिप्लेसमेंट 600, जो 600 छोड़ के गए उनमें से 1000 में से हमने 600 रिप्लेस किए एंड 400 नए आए। तो 600 डिवाइडेड बाय 3400 इंटू डिवाइडेड बाय 3200 इंटू 100, तो हमारे पास क्या आ गया, लेबर टर्नओवर। अब लेबर टर्नओवर का मतलब क्या है, लेबर छोड़ के गया, लेबर छोड़ के जाएगा तो क्या मसले मसाइल होंगे, हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। मतलब एक तो आपके पास जब न्यू लेबर आएगी तो उनकी एफिशिएंसी ठीक नहीं होगी, वेस्टेज ज़्यादा होगी, हो सकता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन ना हो, क्वालिटी वो ना रहे अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हैं। तो कॉजेज़ क्या होते हैं, दो तरह के कॉजेज़ हैं, एक अवॉइडेबल है, एक अनअवॉइडेबल है। रीजंस क्या हैं, क्यों लेबर आपको छोड़ के जा रही है। नंबर 1 इज़ पुअर रेम्यूनरेशन, आप उन्हें सैलरीज ठीक नहीं देते, वो छोड़ के चले गए। आपने वर्किंग कंडीशन नहीं उनके लिए ठीक बनाई हुई, या आप उन्हें कोई ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे। जब ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे तो एम्प्लॉय आपसे खुश नहीं होंगे और वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। वो कहेंगे इस एम्प्लॉयर के साथ काम करने से हमारी कोई ग्रोथ नहीं हो रही, लैक ऑफ प्रमोशन, बुलिंग इन दी वर्क प्लेस। ये सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, जिन्हें हम बेहतर कर सकते हैं, जिनकी वजह से हम अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेन कर सकते हैं। अनअवॉइडेबल क्या है, रिटायरमेंट की एज आ गई, 60 ईयर्स हो गए, अब आप उसको छोटा तो नहीं कर सकते अपने एम्प्लॉय को, ये एक अनअवॉइडेबल थिंग है। उसकी डेथ हो गई, वो बीमारी उसको कोई आ गई, उसको कोई रीलोकेशन कर रहा है, वो कहीं छोड़ के जा रहा है, मुल्क छोड़ के जा रहा है, शहर छोड़ के जा रहा है, या कोई फैमिली रीजंस भी हो सकती हैं जिसकी वजह से जो अनअवॉइडेबल हैं। तो ये मेजर कॉजेज़ हैं किसकी, लेबर के छोड़ के जाने की। अब जब लेबर छोड़ के जाएगा तो उसकी हमें कॉस्ट आती है, इसीलिए हमारी कोशिश क्या होती है, हम लेबर को अगर कोई जाने लगा है या उसका कोई इस तरह का प्रॉब्लम है, वो पुअर सैलरी की वजह से जा रहा है, तो कंपनी फ़ौरन सैलरी इंप्रूव कर देती है। तो दो मेजर कॉस्ट आती है, एक आती है रिप्लेसमेंट कॉस्ट, एक है प्रिवेंटिव कॉस्ट। प्रिवेंटिव कॉस्ट क्या है, प्रिवेंट करना, रोकने की कॉस्ट। और जब नहीं रुकेगा तो फिर हमें क्या करनी पड़ेगी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है,
एम्प्लॉय जब हमने हायरिंग करनी है तो उससे पहले हम एडवर्टाइज़ करेंगे। फिर कॉस्ट ऑफ सिलेक्शन है, कॉस्ट ऑफ सिलेक्शन में क्या हम इंटरव्यू लेंगे, ठीक है, हो सकता है हम कोई पैनल सेलेक्ट करें, उन्हें बुलाएं, उनको पे करें, हम हमारा अपना कितना टाइम लगेगा सिलेक्शन के अंदर, वो सारे टाइम की तो कॉस्ट है। ट्रेनिंग न्यू एम्प्लॉयज़, फिर हम ट्रेन करेंगे, फिर ट्रेन करने के बाद वो जो हम उनसे पुराने एम्प्लॉयज़ से एफिशिएंसी ले रहे थे, इनकी एफिशिएंसी उस जैसी नहीं होगी, तो एफिशिएंसी जो रिड्यूस एफिशिएंसी होगी, जितनी एफिशिएंसी कम होगी, वो क्या है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। तो इन कॉस्ट से बचने के लिए कंपनी क्या करती है, कंपनी अपने पुराने एम्प्लॉयज़ को अपने साथ रिटेन करने की कोशिश करती है। कंपनी की कोशिश होती है कि हमारा टर्नओवर कम से कम हो। तो प्रिवेंटिव कॉस्ट क्या है, हम अपनी वर्किंग, क्योंकि हमने कहा था ना एक रीज़न क्या होती है लोगों के जाने की, कि वर्किंग कंडीशन इन्वायरमेंट ठीक नहीं है, तो हम अपनी वर्किंग इन्वायरमेंट को ठीक कर लेते हैं, हम ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ देने लग जाते हैं, हम उनकी प्रमोशंस करते हैं, हम कंपेटिटिव उन्हें वेजेस सैलरीज देते हैं, तो ये सारा क्या है, प्रिवेंटिव कॉस्ट होती है। इसके बाद कुछ रेशोज़ भी हम लेबर की देख लेते हैं। लेबर एफिशिएंसी, लेबर एफिशिएंसी को समझें। लेबर एफिशिएंसी क्या है कि आप कितने एफिशिएंट हैं, मतलब आपको जो टाइम अलाउ किया गया था, लेट्स सपोज आपने 2 घंटे में एक प्रोडक्ट बनानी थी और 100 प्रोडक्ट आपकी कितने में बननी थी, जो कि आपने बनाई 200। स्टैंडर्ड के मुताबिक आपको कितना टाइम लेना था, 200, और हमने कितना एक्चुअली लिया, 180। तो इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर 100% प्लस आएगा, मतलब जो हमें अलाउ था उससे कम टाइम लिया, डिनोमिनेटर कम है, और देखिए ना हमने 180 में से 200 लिए। स्टैंडर्ड हमें कितना टाइम अलाउ था, 200, तो 200 ही हम और लेते तो हमारे पास आंसर क्या था, 100%। तो हमने कितने में काम किया, हमने कम टाइम में काम किया, तो हमारी एफिशिएंसी 100% प्लस है। आइडल टाइम रेशो क्या होती है कि हम कितना टाइम फ्री बैठे रहे, आइडल टाइम डिवाइड बाय टोटल आवर्स। तो आइडल टाइम अगर आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब हम अपनी लेबर को यूज़ नहीं कर पा रहे, या तो आइदर हमारी डिमांड नहीं है, हमारी प्रोडक्शन नहीं है, हो सकता है मटेरियल ना होने की वजह से आइडल हुए हों, किसी वजह से आइडल हो सकते हैं, मशीन ब्रेक डाउन होने की वजह से आइडल टाइम ज़्यादा हुआ हो। फिर है लेबर कैपेसिटी रेशो। कैपेसिटी किसे कहते हैं, देखें, जिस तरह एक गाड़ी की जो कैपेसिटी है, वो टोटल कितनी सीट्स हैं, 5, उसमें 2 लोग बैठे हैं, तो हमने क्या कहा है, आप अपनी कैपेसिटी का क्या यूज़ कर रहे हैं, 2/5। तो इसी तरह हमारे पास टोटल लेबर कितनी थी, हम उसे कितने घंटे यूज़ कर सकते थे, 500 घंटे, हमने कितने यूज़ किए, 200 घंटे। तो इसका मतलब हमारी जो कैपेसिटी है, हमने उससे कितना कम इस्तेमाल किया है, हमने तो 50% से भी कम इस्तेमाल किया। अगर 50% भी अपनी कैपेसिटी का इस्तेमाल करते, या जिस तरह देखें, हमारे हमारे पास एक दिन में कितने घंटे हैं, 24 घंटे, हमने कितने इस्तेमाल किए, कितने पढ़ाई में कितने प्रोडक्टिव बनाए। एक बंदा कहता है जी मैंने 10 घंटे प्रोडक्टिव बनाए, तो इसका मतलब उसने अपनी कैपेसिटी का इतना हिस्सा यूज़ किया, बाकी 14 आवर्स उसने यूज़ नहीं किया। तो इसी तरह हम अगर देखें लेबर की कैपेसिटी क्या है, एक्चुअल आवर वर्क डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड आवर्स। तो जो आपके पास टोटल बजट आपने किया था, प्लान किया था, उसके मुताबिक आपने कितने घंटे काम किया है, दिस इज़ कैपेसिटी रेशो। इसके बाद हमारे पास लास्ट रेशो है लेबर प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो। लेबर प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो, इसका दूसरा नाम क्या है, एक्टिविटी रेशो भी है। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, जिस तरह अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, एक यूनिट 2 घंटों में बनता है, आपने 100 यूनिट्स बनाए, तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट क्या आ गया, 200 आवर्स डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड आवर्स। अब देखो एक्टिविटी रेशियो और एफिशिएंसी में क्या फ़र्क है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट सेम। यहाँ पे क्या है, एक्चुअल आवर्स वर्कड, यहाँ पे क्या है, टोटल बजटेड आवर्स, कि जो टोटल बजटेड आवर्स से उसके साथ कंपेयर किया, तो ये हमारे पास
एक्टिविटी रेशो या लेबर प्रोडक्शन रेशो वॉल्यूम रेशो आ गई, लेबर प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो आ गई। और यहाँ पे हमारे पास क्या था, स्टैंडर्ड लेबर आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स। अगर हम देखें हमारे पास कौन कौन सी रेशोज हैं, एफिशिएंसी, स्टैंडर्ड आवर एक्चुअल, कैपेसिटी और एक्टिविटी। स्टैंडर्ड आवर बजटेड और कैपेसिटी अभी हमने पढ़ी थी, आप देख भी सकते हैं, एक्चुअल आवर बजटेड। ठीक है, तो ये हमारा टोटल चैप्टर था लेबर का जो हमने देखा। थ्योरेटिकली हमने इसको देख लिया लेबर को, इसके फिर हम आगे चल के क्वेश्चंस करेंगे। और ये चैप्टर आप क्योंकि बार बार पढ़ चुके हैं, ये रेशोज़ और ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, इसलिए हमने इसको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। अब हम प्रैक्टिस में इसको ज़रूर देखेंगे। इंशाल्लाह कल नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।